आपके सामने दो ग्राफ दिखाई दे रहा है। आपके सामने दो ग्राफ दिखाई दे रहा है। ये दोनों ग्राफ किसका है? ये दोनों ग्राफ देखने में तो लग रहा है कि ये भी पॉजिटिव डेविएशन, ये भी पॉजिटिव डेविएशन का है, लेकिन दोनों में बहुत ही अंतर है। जरा ध्यान से समझिएगा, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इस दोनों में क्या डिफरेंस है? तो देखो यहाँ पर ये जो वेपर प्रेशर है वो सॉल्यूशन का है, ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का, और ये जो वेपर प्रेशर है वो P0A का है। तो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ये वाला लाइन, ये हमेशा इस लाइन के कहां रहेगा? नीचे। यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑलवेज लेस देन P0A इस केस में। जबकि इस केस में देखो जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है, जो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो किसी एक पॉइंट पे P0A के क्या हो जा रहा है? इक्वल हो जा रहा है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एट सम पॉइंट विल बी इक्वल टू P0A। ठीक है, ग्राफ को लेकर बहुत सारे लोगों को दिमाग में जो होगा थोड़ा सा वो हो रहा होगा, कचर पचर, समझते हो ना आम भाषा में। लेकिन हकीकत ये है कि बहुत सारे लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पे भी सोचते हैं, तो उनके लिए जरूरी है। और जो नहीं सोचते हैं, सिर्फ 10+2 सोच रहे हैं, वो भी नोट कर लेंगे, कोई लॉस तो होगा नहीं। ठीक है, चलिए पॉज करके नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए अब हम आपको सिखाने वाले हैं कुछ एग्जाम्पल आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन का। तो सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं आइडियल सॉल्यूशन का, आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल। सबसे पहले देखो आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल वो होगा कि लिक्विड जो दो हम मिलाएंगे उस दोनों का जो पोलर नेचर है वो क्या होना चाहिए? सेम। यानी कि दोनों या तो पोलर हो या दोनों क्या हो? नॉन पोलर, कंडीशन नंबर 1। और दूसरी बात कि दोनों का साइज लगभग क्या होना चाहिए? सेम। तब जाकर वो जो दोनों मिलेगा वो कौन सा सॉल्यूशन बनाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। चलो समझाते हैं कैसे। मान लो कि हमारे पास है नॉर्मल हेक्सेन और इसमें मिला दिए नॉर्मल हेप्टेन। तो देखो हेक्सेन और हेप्टेन ये भी एल्केन है और ये भी एल्केन है, और इससे जस्ट एक कार्बन इसमें ज्यादा है। कहने का मतलब ये है कि दोनों का नेचर सेम है, क्योंकि दोनों एल्केन है तो दोनों का नेचर क्या है? सेम, पहला कंडीशन। और दूसरा कंडीशन कि दोनों में कार्बन का संख्या ऑलमोस्ट क्या है? सेम है, यानी दोनों का साइज भी क्या है? सेम। इसलिए इस दोनों के मिलाने से जो सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा बनेगा? बोलो, वो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा मेरा? तो मेरा सॉल्यूशन आइडियल बनेगा। दूसरा एग्जांपल हम ले सकते हैं, यहाँ पे सपोज करो कि CH3OH प्लस C2H5OH। अब जल्दी ध्यान से देखो यहाँ पे, तो ये मिथेनॉल है और ये इथेनॉल है। ये हमारे लिए क्या है? मिथेनॉल, और ये हमारे लिए क्या है? इथेनॉल। तो दोनों का देखो नेचर क्या है? सेम। ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है, और कार्बन दोनों के पास लगभग क्या है? सेम। इसलिए दोनों का मिक्सचर क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन देगा। तीसरा तुम ले सकते हो, सपोज करो कि यहाँ पे है C2H5Cl प्लस C2H5Br। ठीक है, इस दोनों को भी देखो, कार्बन वाला पार्ट तो सेम है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और क्लोरीन के जस्ट बाद पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन के जस्ट बाद क्या मिलता है? ब्रोमीन। तो ये दोनों भी मिलकर क्या देंगे? आइडियल सॉल्यूशन देंगे। लेकिन जरा सोचो कि ब्रोमीन के जगह पर अगर हम आयोडीन कर दें, ब्रोमीन के जगह पर हम क्या कर दें? आयोडीन, क्या ये आइडियल सॉल्यूशन देगा? नहीं दे सकता है। क्योंकि देखो इसमें और इसमें बहुत अंतर हो जाएगा, क्लोरीन और आयोडीन के साइज में बहुत अंतर हो जाएगा। और आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स का साइज भी लगभग क्या होना चाहिए? कंपेरेबल होना चाहिए, आसपास होना चाहिए। समझ में आ गया होगा बात? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये कुछ एग्जांपल थे किसके? आइडियल सॉल्यूशन के। मान लेते हैं कि एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो कि ये बेंजीन है, ये बेंजीन है और इसमें मिला दिए टोलिन को। बेंजीन है, इसमें मिला दिए टोलिन को। इसका फॉर्मूला होता है C6H6 और इसका फॉर्मूला होता है C6H5CH3। तो बेंजीन और टोलिन का जो मिक्सचर है ये भी आपका क्या देता है? आइडियल सॉल्यूशन देता है। चलो क्लियर हो गया? पॉज करो, नोट करो जल्दी से। पॉज करके नोट हो गया होगा? चलो बहुत बढ़िया। आइडियल के बाद अब एक बात कर लेते हैं पॉजिटिव सॉल्यूशन का। इसका बात कर लेते हैं पॉजिटिव सॉल्यूशन का और निगेटिव सॉल्यूशन का। तो देखो सबसे पहले अगर हम बात करें निगेटिव सॉल्यूशन का, तो निगेटिव सॉल्यूशन में क्या होगा? दो मॉलिक्यूल्स को जब आप मिलाएं, या दो आप कंपाउंड को या दो लिक्विड को जब मिलाएं, तो उनमें क्या नेचर होना चाहिए? बॉन्ड बनाने का। क्या नेचर होना चाहिए? बॉन्ड बनाने का। क्योंकि जब निगेटिव सॉल्यूशन बनता है तो इंटरेक्शन बढ़ जाता है, और इंटरेक्शन बढ़ने का अर्थ क्या है? कि दोनों के बीच बॉन्ड बनना चाहिए।
यानी कि दो ऐसा मॉलिक्यूल्स मिलाओ, दो ऐसा लिक्विड मिलाओ जो दोनों आपस में बॉन्ड बनाने में क्या हो, कैपेबल हो। तो चलो एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है, सपोज करो कि यहां पर है CHCl3 और प्लस यहां पर है CH3COCH3। इसको क्लोरोफॉर्म कहते हैं और इसको एसीटोन कहते हैं। बहुत ही फेमस एग्जांपल है, ध्यान देना। इसको क्लोरोफॉर्म और इसको क्या कहते हैं, एसीटोन। अब देखो होगा कुछ इस तरह से, कि एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्लोरीन, और एसीटोन को देखो हम लिख सकते हैं C≡O और यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH3 है। अब आप सबको पता है कि क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत हाई होता है, तो क्या करेगा, कार्बन से 3 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, तो ये तीनों क्लोरीन कार्बन का इलेक्ट्रॉन अपने तरफ खींचेगा। ये तीनों क्लोरीन क्या खींच लिया, जैसे ही खींचा तो ये तक करीब हो गया ना, प्लस चार्ज आ गया। अब ये जब प्लस चार्ज आ गया तो ये खतरनाक हो गया, क्योंकि जिसके ऊपर प्लस आ गया उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इसको इलेक्ट्रॉन कौन देगा, इससे तो निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इसको इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन बैठा हुआ है, हाइड्रोजन। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन से खींच लिया कार्बन। अब हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज है, यानी इलेक्ट्रॉन का कमी है, तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप होना चाहिए। तो देखो बहुत ही बड़ा जो होगा, बिल्कुल कर्ण की तरह यहाँ दान भी बैठा हुआ है। दान भी इसलिए है कि इसके पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीजन का 6 होता है ना इलेक्ट्रॉन, 6 में 2 बॉन्ड बनाया है, 4 इलेक्ट्रॉन क्या है, फ्री है। तो ये इसको यहां से बोलेगा कि मैं तेरे को मदद कर देता हूं, यहां से ये दे देगा थोड़ा सा, यानी इस दोनों के बीच क्या हुआ, एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। कंप्लीट बॉन्ड नहीं बनेगा, एक पार्शियल टाइप का बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन टाइप का बॉन्ड। किस टाइप का बॉन्ड बनेगा, हाइड्रोजन टाइप का बॉन्ड। तो ये दोनों मिलकर आपस में क्या हुए, जुड़ गए, यानी पास पास आए, और पास पास आए तो क्या शो करेंगे बोलो, निगेटिव डेविएशन शो करेंगे। क्लियर हो गया बात, चलो ठीक है। और भी निगेटिव डेविएशन के एग्जांपल हो सकता है, जितने भी आपके स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर, जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड हैं और प्लस वाटर का मिक्सचर, ये भी निगेटिव डेविएशन शो करेगा। अब कौन कौन हो सकता है जरा सोचो, तो हो सकता है H2SO4 प्लस H2, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। और क्या हो सकता है HCl प्लस H2, और क्या हो सकता है सोचो HNO3 प्लस H2। मतलब जितने भी स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस वाटर है वो किसके मिक्सचर होंगे बताओ, वो होंगे मिक्सचर किसके, निगेटिव सॉल्यूशन के। क्लियर हो गया, पॉज करके नोट करो जल्दी से। चलो बहुत बढ़िया, चलो नोट हो गया होगा निगेटिव का। अब देखते हैं पॉजिटिव सॉल्यूशन का एग्जांपल। अब पॉजिटिव सॉल्यूशन में क्या है कि दो लिक्विड को मिलाओ और मिलाकर दोनों पास पास नहीं दूर दूर जाना चाहिए। क्या जाना चाहिए, दूर दूर। तो पहला एग्जांपल जो होगा, यहाँ पर देखो वाटर है और प्लस बेंजीन है। अब देखो ये मस्त बढ़िया सा क्या बनाकर बैठा हुआ था, हाइड्रोजन बॉन्ड। वाटर में क्या बना हुआ था, हाइड्रोजन बॉन्ड, और इसके पास क्या है, वंडरवाल। इसके पास है हाइड्रोजन बॉन्ड और इसके पास है वंडरवाल फोर्स। कौन सा फोर्स है, वंडरवाल फोर्स। अब जैसे ही ये दोनों आपस में मिला, इसका जो हाइड्रोजन बॉन्ड था वो डिस्टर्ब हो गया। बिल्कुल बढ़िया से आराम से बनाकर बैठा हुआ था हाइड्रोजन बॉन्ड, इसने यहाँ पर डिस्टर्ब कर दिया, यानी हाइड्रोजन बॉन्ड वीक हो गया। और हाइड्रोजन बॉन्ड जो वीक हो गया तो इंटरेक्शन फोर्स कम हुआ, और इंटरेक्शन फोर्स अगर कम हुआ तो मॉलिक्यूल्स दूर चले गए, और अगर मॉलिक्यूल्स दूर चले गए तो क्या शो करेगा, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। क्लियर हो गया। चलो एक एग्जांपल ये हो गया। दूसरा मान लो, सपोज करो कि यहाँ पर C2H5OH और प्लस यहाँ पे मान लो फिर से एक बार बेंजीन है। क्या है, बेंजीन है। क्या हो गया यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड मस्त एकदम बनाकर बैठा हुआ है। इसके पास वंडरवाल फोर्स है, वंडरवाल फोर्स आया, हाइड्रोजन बॉन्ड को क्या किया, डिस्टर्ब किया या इंटरेक्शन कम हुआ, और इंटरेक्शन कम हुआ, मॉलिक्यूल्स तुम दूर गए, हम दूर गए, और मॉलिक्यूल्स अगर दूर गए तो क्या होगा बोलो, पॉजिटिव डेविएशन शो करेगा। तो ये कुछ एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन के। और भी ले सकते हो, सपोज करो कि C2H5OH प्लस टोलिन का फॉर्मूला याद रखना, C6H5CH3। ठीक है, मस्त हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, ये मस्त क्या बनाया, वंडरवाल फोर्स। लेकिन वंडरवाल फोर्स आने से हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हुआ, और डिस्टर्ब हुआ इंटरेक्शन कम हुआ, मॉलिक्यूल्स दूर गए तो क्या शो करेंगे, पॉजिटिव डेविएशन। चलो बहुत बढ़िया। इसके अलावा भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे आपके एनसीईआरटी बुक में, आप उसको देखकर नोट कर लेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ये इतना सारा दिमाग लगाने के लिए या किसी भी एग्जाम में समय नहीं होता है, आपको याद रखना होगा। ठीक है, कि ये हमारे पॉजिटिव के एग्जाम्पल हैं, ये निगेटिव के हैं, और ये हमारे आइडियल के हैं। एक हमने आपको टेक्निक बता दिया तीनों का, कि तीनों में क्या अंतर होता है, बात समझ रहे हो।
लेकिन प्रैक्टिकली तीनों का एग्जाम्पल आपको याद रखना होगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए, बहुत बढ़िया, नोट कर लीजिए जल्दी से। चलो जी, इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बहुत बेसब्री से इंतजार होगा बहुत लोगों को, तो चलिए हेडिंग लगा लीजिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या हेडिंग लगाना है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलिए सबसे पहले हम आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का डेफिनेशन बता दें, क्योंकि बिना डेफिनेशन का तो खाना हजम नहीं होने वाला है। चलिए तो लिखने वाले हैं हम लोग कि the properties of solution which is only depend upon number of solute particles, ठीक है, but do not depend upon nature of solute particles। ठीक है, पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ ये भी समझ लो। तो पार्टिकल्स का मतलब या तो एटम हुआ, या तो मॉलिक्यूल्स हुआ, या तो आयंस हुआ। चलो सही है, पार्टिकल्स का मतलब क्या हुआ? या तो एटम, या तो मॉलिक्यूल्स, या आयंस। अब ध्यान से देखो, the properties of solution which is only depend upon number of solute particles, यानी सॉल्यूशन का वह प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन का वह गुण जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल्स के संख्या पर डिपेंड करता हो, उनका नेचर क्या है, उनका गुण क्या है, उस पे डिपेंड नहीं करता हो, हम उसे कहते हैं क्या? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। चलो इतना क्लियर हुआ। पार्टिकल्स बोलने का मतलब है एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस। चलो हो गया, बहुत बढ़िया। लेकिन अभी भी हमको पता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे भाई बंधु हैं जिनको समझ में नहीं आया होगा, क्योंकि काफी दिमाग लगा दिए होंगे। तो आओ समझाते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं, ध्यान से समझना। हमने कहा कि हमारे पास जो होगा, सपोज करो एक सॉल्यूशन है ए और दूसरा सॉल्यूशन है बी, सॉल्यूशन है ए और दूसरा सॉल्यूशन है बी। अब देखो ध्यान से, यानी कि इसमें ए का सॉल्यूट है और इसमें बी का सॉल्यूट है। अब इसमें सपोज करो कि सॉल्यूट का 5 पार्टिकल्स है। कितना पार्टिकल्स लिया हमने? 5। ठीक है, सॉल्यूट का कितना पार्टिकल्स का संख्या है? 5, जबकि इसमें लिया 5, यानी कि दोनों ही सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट आर सेम। ठीक है, दोनों सॉल्यूशन में सॉल्यूट पार्टिकल्स का संख्या क्या है? सेम। तो क्या दोनों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी सेम होगा? जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, दोनों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी सेम होगा। जबकि एक ए है और दूसरा बी है, यानी दोनों का नेचर सेम नहीं है। तो हमने क्या कहा? नेचर से हमको मतलब ही नहीं है कि आपका नेचर क्या है, आपका नेचर क्या है। अगर वो अगर 5 पार्टिकल्स दे रहा है तो वो भी 5 पार्टिकल्स दे रहा है, और जितना पार्टिकल्स दोनों बराबर दिया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगा? सेम होगा। चलो दूसरे तरीके से समझाते हैं। मान लो कि ये जो होगा यूरिया का सॉल्यूशन, ये यूरिया का सॉल्यूशन है, और ये जो होगा ग्लूकोज का सॉल्यूशन। ठीक है, 2 डिफरेंट सॉल्यूशन है। यहाँ पे सपोज करो कि 10 पार्टिकल्स है, यहाँ पर यूरिया का 10 पार्टिकल्स है और ग्लूकोज का भी 10 पार्टिकल्स है। ग्लूकोज का भी क्या है? 10 पार्टिकल्स है। क्या दोनों का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम होगा? बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि दोनों जगह पार्टिकल्स क्या है? सेम। लेकिन क्या दोनों का नेचर सेम है? बिल्कुल नहीं। यूरिया का अलग नेचर है, ग्लूकोज का अलग नेचर है। लेकिन जरा रुको, इसमें यूरिया का सॉल्यूशन है और इसमें भी यूरिया का सॉल्यूशन है, दोनों में यूरिया का ही सॉल्यूशन है। लेकिन यहाँ पर पार्टिकल्स का संख्या 10 है और यहाँ पर पार्टिकल्स का संख्या 5 है। अब क्या कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज दोनों का सेम होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है। क्या पार्टिकल सेम है? नहीं है। और पार्टिकल्स अगर इक्वल नहीं है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इक्वल नहीं है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सेम नहीं है। क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज द फिनोमिनन ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, it is not the phenomenon of nature of solute particles।
क्लियर हो गया। तो अगर पार्टिकल्स का संख्या इक्वल है, नेचर कुछ भी हो, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज सेम है। नेचर सेम है लेकिन पार्टिकल्स डिफरेंट है, तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिफरेंट है। चलो बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया होगा। अब सर ये तो बताओ कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता कितने तरह का है। तो देखो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 तरह का होता है। कौन कौन होता है, जल्दी फटाफट। नंबर 1 होता है भाई साहब रिलेटिव। रिलेटिव आया कि नहीं कोई? अगर रिलेटिव आए होंगे तो बेटा फंस गए होंगे, या तुम कहीं रिलेटिव भी होगा तो समझ रहा है ना, जो जहां पे लॉकडाउन में आराम से बैठ के वहीं पे। चलो क्लास रिलेटिव लोअरिंग। सर ये तो कुछ सुना सुना लग रहा है, बिल्कुल सुना सुना लग रहा है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, सुना ही नहीं है, इसका पूरा कहानी खत्म हो गया पूरा। इस पे हम लोग 2-3 क्लास कर चुके हैं। दूसरा होता है एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड होता है डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और एक और होता है लास्ट में बेचारा छोटा सा नन्हा सा, जिसका नाम है ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये जो हमारे पास आपके सामने दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पे, यही वो 4 महानुभव हैं जिनके पीछे पूरा दुनिया पागल है। इनको हम एक साथ क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछता है इनमें से कौन सा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का एग्जाम्पल है। चलिए क्लियर हो गया। अब अगर हम बात करें ये फर्स्ट का रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, तो आप पिछले वाले वीडियो में देखेंगे, शायद वीडियो नंबर 5, 6, 7 कुछ इस तरह से 3 क्लास हमने आपको दे रखा है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे। पहले राउट्स लॉ होगा और राउट्स के बाद रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पे 3 क्लास होगा, न्यूमेरिकल का और थ्योरी का। तो पुनः जाकर देखें, वहां पर पुनः पधारें अगर अभी तक नहीं देख पाए हैं तो। आज हम लोग शुरू करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। तो सबसे पहले बच्चों हेडिंग लगा लो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन, एलिवेशन का मतलब घट जाना कि बढ़ जाना, बढ़ जाना। एलिवेशन ऊपर की तरफ जाना। चलो तो ठीक है, पहला हेडिंग लो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। सॉरी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। चलो बहुत सारा सोच रहा होगा कि महाराज जो होगा आज मस्ती कर रहे हैं, तो मस्ती करने के कारण को बेटा गर्मी नहीं लग रहा है, बड़ा कंफर्टेबल है क्योंकि सुबह में बिल्कुल वीडियो शूट कर रहे हैं। चलो ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे बॉइलिंग पॉइंट क्या है, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो बहुत सारे बोलेगा सर मैं बताऊंगा, सर मैं बताऊंगा, और सबका जवाब मैक्सिमम का एक ही होगा कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड बॉयल होने लगे, खौलने लगे, वेपर प्रेशर बनाने लगे, उससे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो बेटा ये जानकारी कंप्लीट अधूरा है, इसको छोड़ दो और समझो इस तरह से। सपोज करो कि 3 स्टूडेंट हैं, ए और यहाँ पे है सॉरी बी, और यहाँ पे सपोज करो सी। ध्यान से समझना, ए है, बी है और क्या है, सी है। चलो ठीक है, ए के पास भी 1 लीटर पानी है, बी के पास भी 1 लीटर पानी है और सी के पास भी 1 लीटर पानी है। ये जो अपना पानी है, ये जो पानी है आग के ऊपर रखा है। आग, समझ रहे हो ना, आग लगा देना है तुम लोगों को भी, बिल्कुल एकदम पढ़ना इस तरह से, एकदम पूरे सिलेबस में, मतलब इस तरह से पढ़ो कि पूरी की पूरी तरह जो होगा एकदम आग लग जाए। चलो ठीक है, तो ए जो होगा आग के ऊपर रख दिया है, फायर के ऊपर। बी जो होगा धूप में रखा है और सी जो होगा रूम में रखा है। ठीक है, ए आग के ऊपर रखा, बी कहां धूप में रखा और सी कहां रखा बताओ, सी रूम में रख दिया। अब जो होगा हम शाम को अगर पूछें कि चलो ए में कितना बचा हुआ है वाटर, ए वाला बोलेगा कि मेरे पास 0 बचा हुआ है। बी वाला धूप में रखा हुआ है तो बोलेगा कि मेरे पास अभी भी 950 मिलीलीटर है। और सी वाला जो होगा रूम में रखा है, तो हो सकता है बोलेगा कि मेरे पास 975 मिलीलीटर है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि तीनों का वाटर का अमाउंट कुछ ना कुछ कम हुआ है, तीनों का वाटर का अमाउंट कुछ ना कुछ कम हुआ है, यानी वाटर इसमें से निकला है। और वाटर निकलेगा कैसे, जब तक वाटर वेपर नहीं बनेगा तब तक निकलेगा नहीं। इसका मतलब यहां भी वेपर बनकर निकला है, यहां भी वेपर बनकर निकला है, यहां भी वेपर बनकर निकला है। तो ये कह देगा कि वेपर बना मतलब बॉयल हुआ। ये कह देगा कि हमारे लिए 100 डिग्री सेल्सियस है। ये धूप में रखा था तो ये बोल दिया कि हमारे लिए 45 डिग्री सेल्सियस है, और ये रूम में रखा था तो ये बोल दिया हमारे लिए 30 डिग्री सेल्सियस है। अब तीनों आपस में लड़ने लगा।
तीनों आपस में क्या हुआ, लड़ने लगा। अब लड़ने लगा तो भाई डिसाइड कैसे होगा, तीनों आपस में लड़ने लगा, ये कह रहा है कि नहीं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट इतना, ये कह रहा है कितना, ये कह रहा है कितना है, क्योंकि यहाँ भी वेपर बना तभी तो वाटर निकला, यहाँ वेपर बना तो ही वाटर बाहर निकला, यहाँ भी वेपर बना तो ही तो कुछ वाटर बाहर निकला, कुछ ना कुछ वाटर निकल रहा, तो वेपर बन के निकल रहा। तो डिसाइड कैसे होगा, तो डिसाइड करने के लिए जो फैक्टर है वो फैक्टर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि अगर यहां से जो वेपर निकल रहा है, यहां से अगर वेपर निकल रहा है, उस वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल है, तो ये टेम्परेचर कहला जाएगा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। या अगर इसी टेम्परेचर पर, इस टेम्परेचर पर यहां से जो वेपर निकला 45 डिग्री सेल्सियस पर यहां से जो वेपर निकला, उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक के इक्वल हो जाए तो 45 डिग्री हम मान लेंगे। और अगर यहां से जो वाटर बाहर निकल रहा है वेपोराइज होकर, इसका वेपर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, हम मान लेंगे कितना, 30 डिग्री सेल्सियस। यानी कहने का मतलब ये है कि जिस टेम्परेचर पर, ध्यान से सुना बेटा यही पॉइंट है, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो चलो लिख लो बॉइलिंग पॉइंट का, समझ गया होगा अच्छे से कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उसका मतलब ये नहीं होता है कि जिस टेम्परेचर पर बॉयल होने लगे, खोलने लगे, उससे हम कहते हैं वेपर बनाने लगे बॉइलिंग पॉइंट। नहीं, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड becomes equal to atmospheric pressure is called boiling point, चलो बोलो बात समझ में आया कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड से जो वेपर निकल रहा है उस वेपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल है, तब हम उसका नाम क्या देंगे बताओ, बॉइलिंग पॉइंट। मतलब ये कि यहां से सपोज करो कि ये हमारे पास लिक्विड है, इसके अंदर क्या है, लिक्विड। अब यहां से वेपर निकल रहा है, यहां से वेपर निकल रहा है, यहां से वेपर। अब ये जो वेपर प्रेशर है अगर इक्वल हो जाए किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब कितना, 1 atm के इक्वल हो जाए। ये लिक्विड है, लिक्विड से जो वेपर निकल रहा है, इस वेपर का प्रेशर कितना हो जाए, 1 atm। कितना हो जाए, 1 atm। 1 atm को कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये इसको कहते हैं 760 mmHg। तब ये कहलाएगा कि आपका बॉइलिंग पॉइंट है। चलो ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बॉइलिंग पॉइंट के बाद हम आगे बढ़ने वाले हैं, चलो ठीक है, देखते हैं फिर से। चलो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के बारे में आओ पहले समझा देते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले समझ लो, बिल्कुल अपने तरीका से, बिल्कुल अपने एग्जांपल से समझो। तो मान लो कि इसमें वाटर है, इसमें क्या है, वाटर है, प्योर वाटर है। अब यहाँ पे टेम्परेचर अगर हम रखेंगे 100 डिग्री सेल्सियस, तो यहां से जो वेपर प्रेशर निकलेगा वो कितना होगा, 1 atm होगा। कहने का मतलब ये होगा कि ये जो वाटर है ये बॉयल हो रहा है कितने पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे इसका वेपर प्रेशर 1 atm है। अब सपोज करो कि मेरे पास जो कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कुछ भी ले लो, जैसे चावल ले लो, चीनी ले लो, गेहूं ले लो, जो मन करे सॉलिड ले लो। तो मान लो यहाँ पे हम शुगर ले लिए, क्या ले लिए, शुगर यानी चीनी ले लिए। अब जैसे हम इसको ऐड करेंगे इसमें, अब जो सॉल्यूशन बनेगा, इससे जो वेपर प्रेशर निकल रहा है, जरा सोचो क्या ये वेपर प्रेशर भी 1 atm होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि नॉन वोलेटाइल को जब तुमने मिलाया तो वेपर प्रेशर क्या हुआ, कम हुआ। घर में भी देख सकते हो कि पानी बॉयल हो रहा है पूरा, उसमें जैसे ही चीनी को ऐड करेगा वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर 1 atm नहीं है, क्या है, लेस देन 1 atm है। अगर तुम चाहता है कि इसका वेपर प्रेशर फिर से 1 atm हो जाए, क्योंकि जब तक वेपर प्रेशर 1 atm नहीं होगा तब तक वो बॉयल नहीं होगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट डिफाइन नहीं होगा। तो अगर इसका वेपर प्रेशर 1 atm करना है, अगर इसका वेपर प्रेशर क्या करना, 1 atm, तो जो टेम्परेचर था उसमें कुछ बढ़ाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि हमने T डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया, तो वेपर प्रेशर कितना हो गया, 1 atm। अब यहां से यहां जो चेंज हुआ टेम्परेचर का,
यहां से यहां चेंज हुआ है टेम्परेचर का, उसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने मिलाया, वेपर प्रेशर कम हुआ। अब वेपर प्रेशर कम हुआ 1 atm से, तो मतलब बॉयल नहीं हुआ, तो बॉयल करने के लिए वेपर प्रेशर 1 atm चाहिए, तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे। तो ये जो डिफरेंस हुआ टेम्परेचर का, इसी को कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ में आया? चलो इतना क्लियर हो गया होगा, पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, ये तो आपने समझ लिया। अब इसके बाद एक आपको ग्राफ पहले यहां पर सिखाते हैं। ग्राफ का नाम सुनते ही बहुत सारे के दिमाग में कंफ्यूजन आ गया होगा, तो बेटा ग्राफ को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है। ग्राफ जो होगा बहुत ही आसान है, और समझाते हैं। तो सपोज करो कि इधर जो होगा मेरे पास वेपर प्रेशर है और इधर जो है टेम्परेचर है। ठीक है, समझना ठीक से। यानी इधर चलेंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इधर चलेंगे तो वेपर प्रेशर होगा। तब वेपर प्रेशर का जो कर्व होगा टेम्परेचर के साथ बिल्कुल लीनियर नहीं वैरी करता है, कुछ इस तरह से वैरी करता है। तो ये जो मेरा सपोज करो वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का। किसका है? प्योर सॉल्वेंट, प्योर यानी कि बिल्कुल शुद्ध है। हालांकि आजकल शुद्ध कुछ मिलता नहीं है, लेकिन फिर भी जो मान लो कि ये क्या है, बिल्कुल प्योर सॉल्वेंट है। अब जैसे ही थोड़ा याद करो कि जैसे ही प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया तो वेपर प्रेशर क्या हुआ? डिक्रीज हुआ। यानी कि जैसे ही सॉल्यूशन बना तो सॉल्वेंट से उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा। तो ये कर्व जो होगा, मानो सपोज करो यहां है, ये किसका है? सॉल्यूशन का। कौन से सॉल्यूशन? नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट सॉल्यूशन। तो उसका थोड़ा सा कम हो गया। अब मान लो कि हमारा टेम्परेचर जब T0 था, जब T0 था उस समय जो प्योर सॉल्वेंट है उसका वेपर प्रेशर 1 atm था। T0 पर कितना था? 1 atm था। ठीक है, ये कितना है? 1 atm हमने मान लिया कि जो 1 atm है वेपर प्रेशर है वो कितने पे? T0 पे। किसके? सॉल्वेंट का। तो इसका भी वेपर प्रेशर अगर 1 atm हो जाए तो वही टेम्परेचर क्या कहलाएगा? उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट। तो अगर इसका वेपर प्रेशर 1 atm लाना है तो देखो कहां पे आ रहा है? इस टेम्परेचर पे आ रहा है ना। तो ये जो डिफरेंस है इसी को हम लोग कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा टीबी। ठीक है, और डेल्टा टीबी क्या है? बहुत ही खूबसूरत सा टीएस माइनस T0। चलो क्लियर हुआ? नोट करो पॉज करके जल्दी से फटाफट। चलो जल्दी से नोट कर लो, जल्दी से। चलो नोट हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग कुछ फॉर्मूला की बात करते हैं। तो सबसे पहले देखो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, या बहुत सारे बुक में आपको लिखा मिलेगा कि अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है यानी जो डेल्टा टीबी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोलरिटी के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलरिटी। मोलरिटी के बारे में तुम्हें पता है कि हम डिनोट करते हैं किससे? स्मॉल m से। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएगा तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आएगा केवी, इसको क्या कहते हैं? केवी। चलो ठीक है। दूसरा चीज मोलरिटी के बारे में तुम्हें पता है, पहला फॉर्मूला कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट किसमें? केजी में। या दूसरा फॉर्मूला एक और बताए थे, W1 बाई M1 इंटू 1000 बाई W2। अब यहाँ पर हम W1 सॉल्यूट का मास मानते थे, W2 सॉल्वेंट का, और M1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ये मोलरिटी के बारे में सब कुछ डिस्कस हो चुका है, पीछे वाला कॉपी देख लेना। चलो नोट करो जल्दी से, पॉज करके नोट हो गया होगा। अब यहां से देखो जो हमारा केवी है, जो हमारा केवी है इसको कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसका दूसरा नाम है इबुलियो। क्या नाम है? स्पेलिंग देख लेना, बड़ा टेढ़ा सा, बड़ा भारी भरकम सा नाम है, इबुलियो स्कोपिक कांस्टेंट, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। देख लेना यार, और स्पेलिंग पे इतना ध्यान मत दो, अब बुक में देख लेना। इसका दूसरा नाम क्या है? इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसके बाद ये जो केवी है ये ओनली डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बात समझ में आ रहा है? जो केवी है वो सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है? सॉल्वेंट के नेचर के ऊपर। यानी कि अगर सॉल्वेंट बदलेगा तो केवी का वैल्यू क्या होगा? चेंज होगा। ठीक है, एक सॉल्वेंट के लिए केवी का हमेशा वैल्यू फिक्स होगा। जैसे वाटर है सॉल्वेंट तो हर जगह केवी का वैल्यू फिक्स है।
अगर सॉल्वेंट बेंजीन है तो हर जगह केबी का वैल्यू क्या है, फिक्स है। बात समझ में आया। तो केबी जो होगा वैल्यू उसका चेंज कब होगा, जब सॉल्वेंट चेंज होगा। आप देखो यहाँ पर दूसरा चीज होता है यूनिट ऑफ केबी। यूनिट ऑफ केबी क्या होता है, तो देखो यहाँ से क्या मिला था, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। तो केबी इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा टीबी अपॉन एम। अब डेल्टा टीबी क्या है, तो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस है, और बॉइलिंग पॉइंट का मतलब किसमें मेजर करेंगे, टेम्परेचर में, और टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन, और यहाँ पर एम, तो हो गया केल्विन पर एम। या इसका दूसरा भी यूनिट हो सकता है केबी इक्वल टू, यहाँ पे टेम्परेचर को केल्विन ही रहने दो, और मोलैलिटी का यूनिट आपको पता है मोल पर केजी। मोलैलिटी का यूनिट क्या है, मोल पर केजी। अब यहां से क्या बन जाएगा, केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, तो यहां पर केबी का दो यूनिट हुआ, केल्विन पर एम या केल्विन केजी पर मोल। पॉज करो, नोट करो जल्दी से। चलो दिखाई तो दे रहा है, हाँ चलो ठीक है, दिखाई दे रहा है सबको। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे, हो गया होगा। इसके बाद यहां से क्वेश्चन बनाने के लिए सोचेंगे, लेकिन उसके पहले क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, डिफाइन केबी। अब केबी का नाम क्या है, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। समझ में आया, ध्यान से देखो, समझ में आ रहा है बात। चलो अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, केबी को कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखो क्या है, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। अगर हम एम का वैल्यू 1 रख दें, एम का वैल्यू क्या रख दें 1, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या मिल गया, केबी। यानी केबी जस्ट किसके इक्वल हो गया, डेल्टा टीबी के। तो डिफिनेशन क्या बन गया, जल्दी सोचो। डिफिनेशन हो गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन for 1 molar solution is called, elevation in boiling point of solution for 1 molar solution is called elevation, क्या कहते हैं इसको, is called केबी। केबी का नाम क्या है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। चलो इतना हो गया होगा, बहुत बढ़िया है, नोट कर लो जल्दी से, आगे बढ़ेंगे यहां से। चलो अब हम लोग स्टार्ट करने वाला है न्यूमेरिकल। तो एक क्वेश्चन लिखते हैं सबसे पहले। चलो लिखते हैं यहाँ पर कि 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in 400 gram of water. Dissolved in 400 gram of water. If molar elevation constant of water is 0.52 Kelvin kg per mole, then find the boiling point of solution. Given boiling point of pure water is 100 डिग्री सेल्सियस। चलो क्वेश्चन को नोट कर लो, पॉज करके जल्दी से साइड हो जाते हैं। चलो नोट हो गया होगा, चलो बहुत बढ़िया है। कहा जा रहा है कि जब 18 ग्राम वाटर को 18 ग्राम ग्लूकोज को जब 400 ग्राम वाटर में मिला रहे हैं, ठीक है, तो उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यानी कि ग्लूकोज मिलाने के बाद सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। क्लियर हुआ बात। अगर वाटर का मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का वैल्यू आपको पता है और प्योर वाटर के जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका वैल्यू भी आपको पता है, तो ध्यान से सुनो। जब भी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाए, तो हमेशा 2 फॉर्मूला का यूज होगा। पहला, ये बहुत अंदर की बात है, बहुत कम लोग इसको समझाएंगे, ये ट्रिक है। पहला तो ये यूज होगा बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है तो, और दूसरा ये यूज होगा तुम्हारे लिए, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। एम यानी मोलैरिटी, और मोलैरिटी की जगह पर याद है तुम्हें W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन W2। चलो बोलो, बात समझ में आया। जब भी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो, तो ये 2 फॉर्मूला का यूज होगा।
एक बार इसका यूज होगा और एक बार इसका यूज होगा, मतलब ये दोनों फॉर्मूला को इक्वेट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया बात? चलो ठीक है, तो सबसे पहले देखो फॉर्मूला नंबर 1 यूज करें कि फॉर्मूला नंबर 2 यूज करें, तो देखते हैं क्या क्या पता है। तो ये किसका मास है जल्दी से बताओ? तो ये सॉल्यूट का, सॉल्यूट को हम लोग क्या मानते हैं? W1। ठीक है, या इसको इस तरह से बनाते हैं इजीली समझने के लिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन यहां पे सपोज करो कि ग्लूकोज होगा और यहां पे सपोज करो कि वाटर होगा। ग्लूकोज कितना ग्राम लिया गया है? 18 ग्राम। वाटर कितना लिया गया है? 400 ग्राम। इसको इसमें मिलाने से क्या बन गया है? सॉल्यूशन। अभी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, यानी कि टीएस निकालना। चलो ठीक है, अब बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, तो बॉइलिंग पॉइंट के लिए हमने क्या कहा कि 2 फॉर्मूला है, एक तो ये फॉर्मूला है, दूसरा ये फॉर्मूला है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो टीएस निकालना है, तो टीएस इसी फॉर्मूला से निकलेगा। लेकिन टीएस कब निकलेगा? जब तुम्हें डेल्टा टीवी और टी नॉट पता हो। अब क्या डेल्टा टीवी पता है? नहीं पता है। क्या टी नॉट पता है? तो हाँ, टी नॉट पता है, क्योंकि टी नॉट क्या है? प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, और प्योर सॉल्वेंट क्या है? वाटर। तो टी नॉट है हमारे लिए 100 डिग्री सेल्सियस। ये क्लियर हुआ? अगर हम डेल्टा टीवी निकाल लें तो टीएस निकल जाएगा, क्योंकि टी नॉट पता है, डेल्टा टीवी पता हो जाएगा तो टीएस निकल जाएगा। अब डेल्टा टीवी निकालने का यही एक फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूला को लिखो। डेल्टा टीवी का जो फॉर्मूला है क्या है? केबी। केबी का वैल्यू दे रखा है 0.52। W1 सॉल्यूट का मास है, सॉल्यूट ग्लूकोज है कितना? 18 ग्राम अपॉन M1। M1 मोलर मास है, ग्लूकोज का मोलर मास 180 इंटू 1000 अपॉन W2। W2 किसका मास है बोलो? सॉल्वेंट का कितना? 400 ग्राम। यहां से क्या निकल गया बताओ? डेल्टा टीवी निकल गया। अब इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करने का कोशिश करो। ये जो होगा कितना हो गया? 10 हो गया, और ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और ये कट जाएगा कितना? 2.5। तो फाइनली क्या मिला? डेल्टा टीवी इक्वल 0.52 इंटू 2.5 अपॉन 10। ये मिल गया हमारे लिए क्या? डेल्टा टीवी। क्या मिल गया? डेल्टा टीवी। लेकिन हमें डेल्टा टीवी नहीं, हमें टीएस चाहिए। तो टीएस के लिए फॉर्मूला क्या है? डेल्टा टीवी इक्वल टू टीएस माइनस टी नॉट। तो टीएस इक्वल टू क्या हो गया? डेल्टा टीवी प्लस टी नॉट। अब देखो तुम्हें डेल्टा टीवी पता है, तो डेल्टा टीवी कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। सॉरी, डेल्टा टीवी ये है ना, डेल्टा टीवी कितना है? ये है। तो यहां से लिख सकते हैं, चलो यहां पे लिखते हैं, इसके बाद यहां पे लिखते हैं। हाँ, तो टीएस इक्वल टू हम लिखते हैं डेल्टा टीवी 0.52 इंटू 2.5 अपॉन कितना? 10 और प्लस टी नॉट। टी नॉट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब देखो ये पूरा का पूरा वैल्यू किसमें आएगा? डिग्री सेल्सियस में। अगर तुम इसको केल्विन में चेंज करना चाहता है, अगर केल्विन में चेंज करना चाहता है तो 273 ऐड करेगा। जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो डेल्टा टीवी को लेकर होगा। ठीक है, अगर टीएस हमारा, अगर टी नॉट हमारा केल्विन में है तो डेल्टा टीवी का जो वैल्यू आएगा उसको मान लेना केल्विन में। अगर क्वेश्चन में टी नॉट का वैल्यू केल्विन में है तो डेल्टा टीवी को केल्विन मान लेना। अगर टी नॉट का वैल्यू डिग्री सेल्सियस में है तो डेल्टा टीवी को भी डिग्री सेल्सियस में मान लेना। चलो नोट करो पॉज करके जल्दी से। चलो क्वेश्चन नंबर 2 एक और लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक और लेते हैं। यहां पर मान लेते हैं कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजल्व इन, कितना ग्राम मान लें? चलो मान लेते हैं 90 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, इफ केवी फॉर वाटर is 0.52 and boiling point of water is 100 degree Celsius, calculate boiling point of solution। चलो नोट हो गया होगा, बिल्कुल एकदम लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है, बहुत सारा बनाकर बैठ गया होगा, लेकिन फिर भी जो होगा फिर से बताते हैं। कुछ को नहीं समझ में आता है, टेंशन नहीं लेना है। क्या कहा गया कि एक बर्तन में 30 ग्राम यूरिया का फॉर्मूला पता है CONH2 का होल 2। दूसरे बर्तन में क्या है? वाटर है, यूरिया को मिलाया गया वाटर में, सॉल्यूशन बना। इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, यानी टीएस क्या होगा? बात समझ में आ रहा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? अच्छा, यूरिया कितना ग्राम है? 30 ग्राम है। वाटर कितना ग्राम है? 90 ग्राम है। हाँ, एक बात और दिया है, केवी कितना दे रखा है? 0.52 और कुछ डाटा दिया है तो दिया है
बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, यानी कि टी नॉट आपको पता है कितना 100 डिग्री सेल्सियस। आपको निकालना क्या है टीएस। चलो समझ में आ रहा होगा ओवरऑल बात। अब क्या करें, हमने कहा था कि जब भी बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो दो फार्मूला है, दोनों का यूज करना है। पहला फार्मूला क्या है याद है, तो पहला है डेल्टा टीबी इक्वल टू टीएस माइनस टी नॉट, और दूसरा क्या है बोलो, तो दूसरा है आपके लिए डेल्टा टीबी इक्वल टू केवी इंटू W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन W2। अब देखो इसमें से कौन सा यूज कर सकता है, पहले फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला, तो सेकंड वाला बड़े आसानी से यूज कर सकता है, क्योंकि केवी तुम्हें पता है, W1 सॉल्यूट का मास पता है, W2 सॉल्वेंट का मास पता है, तो पुट करो। तो पहले यहां से डेल्टा टीबी इक्वल टू केवी, केवी कितना है 0.52 इंटू W1 सॉल्यूट का मास कितना है 30 अपॉन M1 मोलर मास, तो ये यूरिया का मोलर मास बता चुके हैं पहले, कितना आएगा 60 इंटू 1000 अपॉन W2 क्या होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, देखो तो कितना है 90। चलो W2 मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हो गया 90। अब इसको यहां से सॉल्व करो, इसको यहां से क्या करो सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो होगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और ये डिग्री में भी हो सकता है केल्विन में भी, ये वैल्यू जो होगा ये डिग्री में भी हो सकता है केल्विन में भी, ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर, टी नॉट के ऊपर। अगर टी नॉट डिग्री सेल्सियस में है तो डेल्टा टीबी हम लिख देंगे डिग्री सेल्सियस में, अगर ये केल्विन में होता तो डेल्टा टीबी हम लिख देते केल्विन में। अब डेल्टा टीबी निकल गया, डेल्टा टीबी निकल गया तो टीएस यहां से निकल जाएगा, कैसे, डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या है, डेल्टा टीबी इक्वल टू है टीएस माइनस टी नॉट, तो यहां से टीएस इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टीएस इक्वल टू हो जाएगा डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट। अब देखो डेल्टा टीबी तुम निकाल लिया यहां से, और टी नॉट तुम्हें पता है, पुट करो टीएस निकल जाएगा। नोट करो जल्दी से पॉज करके, चलो जल्दी फटाफट खत्म करो। चलो बोर्ड पे सामने एक क्वेश्चन है, इसको बनाना है। इस बार कह रहा है कि 30 ग्राम ऑफ यूरिया एंड 34.2 ग्राम ऑफ कैन शुगर का ये फॉर्मूला है, इट्स डिजॉल्व इन 500 ग्राम ऑफ वाटर, इफ केवी ऑफ वाटर इज इतना एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इतना, देन फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि इस बार सॉल्यूट एक नहीं दो है, इस बार सॉल्यूट एक नहीं दो है, समझ लो बात। इस बार जो होगा सॉल्यूट एक नहीं दो है, एक में है यूरिया, एक में है यूरिया और दूसरे में है क्या है बताओ, कैन शुगर, यानी कि ये वाला, ठीक है। और उसके बाद एक क्या है वाटर, वाटर कितना है 500 ग्राम, इसमें वाटर है। अब इस दोनों को ही इसमें मिलाया गया, और मिलाने के बाद जो सॉल्यूशन बना, अब इस सॉल्यूशन का आपको निकालना है बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ रहे हैं, इस सॉल्यूशन का क्या निकालना है बॉइलिंग पॉइंट। तो अब सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट हो गए, यूरिया हो गया, कैन शुगर हो गया और वाटर हो गया। लेकिन परेशान नहीं होना है, हमने क्या कहा है कि जब भी बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, हमेशा आपके पास दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इक्वल टू टीएस माइनस टी नॉट, और दूसरा फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इक्वल टू केवी इंटू W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन W2। ये दो फॉर्मूला, चलो बात समझ में आ रहा। अब इसमें से क्या हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करें कि सेकेंड वाला यूज करें, तो पहले हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हम यूज इसलिए करेंगे क्योंकि हमको सॉल्यूट का मास पता है और सॉल्वेंट का भी मास पता है। तो चलो यहाँ पर ध्यान से देखो, डेल्टा टीबी इक्वल टू केवी, केवी कितना जल्दी से सोचो, तो केवी है 0.52, ठीक है, इंटू W1 किसका मास है सॉल्यूट का, W1 किसका मास है सॉल्यूट का। तो इस बार सॉल्यूट एक नहीं दो है, तो दोनों का मास बाई क्या कर दो मोलर मास। तो फर्स्ट का मास कितना है 30, इसका मोलर मास कितना हो गया यूरिया का, देख लो यूरिया का मोलर मास 60 प्लस दूसरा है कैन शुगर का मास है 34.2 अपॉन मोलर मास। तो कैन शुगर यही है, इसका मोलर मास ऐड करके लिखेगा तो हो जाएगा 342। ये हो गया पूरा का पूरा। जो W1/M1 लिखते थे, W1/M1 वो सॉल्यूट का मोल होता था, तो ये पूरा हो गया सॉल्यूट का मोल इंटू 1000, तो 1000 अपॉन W2 किसका मास है जल्दी से देखो, तो W2 मास ऑफ सॉल्वेंट है कितना 500। अब ये कट गया कितना बार में, 2 बार में,
ये यहां से कट गया कितना बार में, 10 बार में, और यहां से कट गया कितना बार में, 2 बार में। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू तुम्हें मिला क्या, 0.52 इंटू ये तो खत्म है, ये भी खत्म है, यहां पर कितना है 2 इंटू 2 अपॉन नीचे कितना है जल्दी से देखो तो 2, और दूसरा क्या बचा हुआ है 10, तो यहां से 2 और 2 क्या हो गया कैंसिल, अब हुआ 0.052। अब ये केल्विन में होगा डेल्टा टीबी की डिग्री में, तो केल्विन में क्यों, क्योंकि जो प्योर मेरा सॉल्वेंट है वाटर उसका बॉइलिंग पॉइंट केल्विन में, तो डेल्टा टीबी भी किस में लिखना, केल्विन में। अब इस फॉर्मूला का यूज करो, सेकेंड वाले फॉर्मूला का यूज करो, तो टीएस इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बोलो, टीएस इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा टीबी प्लस टी नॉट। डेल्टा टीबी निकल चुका है 0.052 प्लस टी नॉट कितना है तुम्हें, तो टी नॉट पता है कि नहीं पता है, कितना 373। अब इसको ऐड करेगा तो किसमें लिखेगा, केल्विन में। तो डेल्टा टीबी का जो यूनिट है वो डिपेंड करेगा किसके ऊपर बोलो, तो डेल्टा टीबी का यूनिट डिपेंड करेगा टी नॉट के यूनिट पे। टी नॉट अगर डिग्री सेल्सियस तो डेल्टा टीबी डिग्री सेल्सियस में लिखना, टी नॉट अगर केल्विन में तो डेल्टा टीबी भी केल्विन में। पॉज करो, नोट करो जल्दी से, फटाफट हो गया होगा। चलो बोर्ड पे क्वेश्चन है, इसको पॉज करो, नोट करो जल्दी से, बोर्ड पे क्वेश्चन को पॉज करो, नोट करो। चलो नोट हो गया होगा, हम साइड हो गए, नोट हो गया होगा। कह रहा है कि 3.3 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन 125 ग्राम ऑफ बेंजीन। तो मान लो कि यहाँ पे बेंजीन है, इसके अंदर क्या है, बेंजीन है, और दूसरे में मान लो कि मेरे लिए सॉल्यूट है बी, या मान लीजिए क्या है एक्स है। अब इस सॉल्यूट को इसके अंदर मिलाया गया, तो मिलाने से क्या बना होगा, सॉल्यूशन बना होगा, ये सब कुछ समझ रहे हो। अब यहाँ पर जो इन सॉल्यूशन 3.3 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो सॉल्यूट कितना है 3.3 ग्राम। अच्छा बेंजीन कितना है जल्दी से देख लो, तो बेंजीन है आपका 125, सॉरी एक सेकंड मुझे क्वेश्चन चेक कर लेने दो, 125 है या 12.5 है, थोड़ा सा वेट करो, तो लग रहा है कि डाटा में थोड़ा सा 125 ग्राम ही है, हाँ 125 ग्राम ही है, ठीक है 125 ग्राम ही है। तो बेंजीन है आपका 125 ग्राम। अब इसको इसमें मिलाया गया तो सॉल्यूशन बना। इस सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है टीएस, देख लो दे रखा है क्वेश्चन में, बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन कितना है 80.66 डिग्री सेल्सियस है, और प्योर बेंजीन का यानी कि सॉल्वेंट का टी नॉट है कितना 80 डिग्री सेल्सियस। तुमसे पूछा क्या है, तो तुमसे पूछा है फाइंड द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मोलर मास ऑफ सॉल्यूट तुमसे निकालना है, और दूसरा एक और डाटा दे दिया है केबी। तो हमने क्या कहा था कि जब भी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है तो बस दो फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला तुम्हें पता है, पहला फॉर्मूला है डेल्टा टीबी इक्वल टू टीएस माइनस टी नॉट। क्या इस फॉर्मूला का भी यूज हो सकता है, तो हो सकता है, क्योंकि टी नॉट पता है टीएस पता है, तो यूज कर लो। तो यहां से 80.66 माइनस 80 आ गया 0.66 डिग्री सेल्सियस, जो भी आ गया। उसके बाद ये सेल्सियस भी लिख सकते हो, केल्विन भी ये समझा चुके हैं। तो पहला फॉर्मूला का यूज हमने कर लिया। अच्छा दूसरा फॉर्मूला क्या है, डेल्टा टीबी इक्वल टू, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू W1 अपॉन M1 इंटू 1000 अपॉन W2। अच्छा हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है M1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हमें क्या निकालना है M1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। डेल्टा टीबी क्या पता है, पता है निकल चुका है 0.66। केबी क्या पता है, तो केबी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट क्वेश्चन में दे रखा है 3.28 इंटू W1 सॉल्यूट का मास, सॉल्यूट का मास देखो कितना है 3.3 अपॉन M1 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है ये 1000। W2 मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट देखो कितना है, मास ऑफ सॉल्वेंट है 125। अब यहां से सॉल्व करेगा, सॉल्व करने से तुम्हें क्या निकल जाएगा M1 क्या होगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही हमसे पूछ रहा था। चलो वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है, इसलिए थोड़ा सा कोशिश करेंगे। चलो बिल्कुल वीडियो के लास्ट पड़ाव में आ चुके हैं हम लोग। बुक में अगर आप एनसीईआरटी को देखेंगे तो लास्ट में मोलर एलिवेशन कांस्टेंट यानी कि आपका केवी निकालने का ये फॉर्मूला दिया रहेगा, केवी इक्वल टू आर टी नॉट बी स्क्वायर इंटू एम 1000 अपॉन डेल्टा एच वेपोराइजेशन। अब आर क्या है, तो आर यहाँ पे गैस कांस्टेंट है। अब आर का वैल्यू या तो 8.314
जूल मोल पर केल्विन होता है, जूल पर मोल पर केल्विन, या अगर कैलोरी में देखें तो 1.98 या 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन होता है। दूसरा चीज यहाँ पर m क्या है, तो m जो होगा आपका मोलर मास है, m क्या होगा, मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट जो भी होगा आपका इस चैप्टर में यूज करेगा, तो m होगा मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। डेल्टा H होता है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन यानी कि लिक्विड को वेपर बनाने में जो लगता है उसको कहते हैं इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, जो आप हीट देंगे। तो डेल्टा H होता है इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है। अब डेल्टा H जो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन होता है उसको निकालने के लिए यूज होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इनटू मोलर मास। अब लेटेंट हीट क्या होता है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है कि 1 ग्राम जो सॉलिड है उस या लिक्विड जो भी होगा उसको वेपोराइज करने के लिए जो लगता है एनर्जी उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो अगर हम वाटर की बात करें, फॉर वाटर जो LV होता है वो आपका होता है 540 कैलोरी पर ग्राम, ठीक है, यानी कि इतना लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होता है। तो सपोज करो कि हमको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे दिया वाटर का, क्या दे दिया, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन दे दिया, और के भी हमें निकालना है। तो कैसे निकाल सकते हैं, इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, तो Kb इक्वल टू R। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कैलोरी में है तो R का वैल्यू कैलोरी में पुट कर देना, तो यहाँ पर 2 इंटू T0 भी होता है प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट क्या बोलो, वाटर है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 को कैलोरी में चेंज करेगा तो कितना हो जाएगा, 273 प्लस 100 तो हो जाएगा 373 का स्क्वायर इंटू m जो होता है जो आपने सॉल्वेंट लिया उसका मोलर मास, तो सॉल्वेंट वाटर है, मोलर मास कितना हो गया 18 अपॉन 1000 इंटू इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। तो इंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, LV इंटू m। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन वाटर के लिए हमने बताया था कितना 540, तो 540 इंटू मोलर मास कितना देख लो वहां पर कितना है 18। अब इसको सॉल्व करेगा तो ये लगभग आएगा 0.52 केल्विन केजी पर मोल वाटर के लिए होता है, इस तरह से निकाला जाता है। चलो नोट कर लो जल्दी से, और ये चैप्टर यहीं पे अब समाप्त होगा। सॉरी, ये गलती से हमने बोल दिया कि चैप्टर समाप्त हो गया, चैप्टर नहीं समाप्त हुआ, ये हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। लेकिन अभी भी हमारे पास बहुत सारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, जैसे अभी 2 खत्म हुआ, 3rd में हम पढ़ेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जो बिल्कुल इसी तरह से होगा, और 4th में हम पढ़ने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन इन सबसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब हम पढ़ेंगे बांट ऑफ फैक्टर, खासकर सीबीएसई स्टूडेंट और नीट या आईआईटी कैंडिडेट के लिए। क्लियर हुआ बात, तो चैप्टर नहीं खत्म हुआ है, ये वाला टॉपिक खत्म हुआ है। तो हम लोग मिलेंगे कल जस्ट ही, या अगले आपको वीडियो जो मिलेगा उसमें मिलेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। इसको आज खत्म कर लीजिएगा, जैसे ही वीडियो मिलेगा उसको आज खत्म हो जाना चाहिए पूरी तरह से लिख कर और सीख कर, ठीक है। चलिए।